सल्तनत के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक विलक्षण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। वो अरबी फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं में जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि सब में पारंगत था। इसका एक नाम जोना खां था तथा इसने उलुग खां की उपाधि भी धारण की थी। इसका जो नाम है वो कई संज्ञाओं से जोड़ा गया है, जैसे अंतर्विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण, रक्त का प्यासा अथवा परोपकारी आदि। ये वैसे देखा जाए तो जो अभी तक के सारे सुल्तान हुए उन सब में सबसे विद्वान शासक था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सबसे ज्यादा विद्वान। राजमुंद्री का एक अभिलेख है, उसमें इसे दुनिया का खान कहा गया है। और कुछ अलग भी बातें हैं वो भी कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागलों का बादशाह और इस्लामी जगत का सबसे अधिक विद्वान मूर्ख कहा जाता है और बुद्धिमान मूर्ख राजा भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे विद्वानों के इसके बारे में अलग अलग मत हैं, तो कुछ कुछ के जानते हैं। एल्फिंस्टन ने बोला इसके बारे में कि मोहम्मद तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। अब ये आगे पता चलेगा कि कैसे कैसे था, पहले इसके बारे में थोड़ा सा सामान्य जान लेते हैं। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव कहते हैं कि इसमें विरोधी तत्वों का मिश्रण था। डॉक्टर ईश्वर प्रसाद कहते हैं दिल्ली के सिंहासन को सुशोभित करने वाले शासकों में वह सर्वाधिक विद्वान एवं सुसंस्कृत शासक था। इब्ने बतूता जो आया था इंडिया, ये मोरक्को से आया था, अफ्रीका से, इसके काल में, और इसने इसे काजी नियुक्त भी किया था। उसने इसके बारे में कहा है सुल्तान की सबसे बड़ी विशेषता दानशीलता और दयालुता थी। अब बाद में जब ये मर गया तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसके बारे में कहा, बदायूनी, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में और। पहली बात तो ये धर्म सहिष्णु शासक था। होली में, दशहरा में, सभी पर्वों में भाग लिया करता था। जब नियुक्ति करता था तो ये नहीं देखता था कि कौन सा धर्म है, कौन सी जाति है, या उच्च वर्ग है, निम्न वर्ग है, कुछ भी नहीं देखा करता था। बस योग्यता के आधार पर नियुक्ति दिया करता था। जैसे कि इब्ने बतूता जो मोरक्को से आया, उसने जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने इब्ने बतूता को काजी नियुक्त कर दिया, और ना सिर्फ काजी नियुक्त किया, अपना दूत बना के चीन भी भेजा। कुछ जो जैन विद्वान होते थे, जैन विद्वान थे दो, राजशेखर और जिन प्रभा सूरी, वो इसके दरबार में रहते थे। पर ये क्यों बुद्धिमान मूर्ख राजा साबित हुआ या क्यों ये सब हुआ, इसके बारे में क्यों ऐसा कहा कि विरोधों का मिश्रण था, ये सब था। इसकी 5 ऐसी योजनाएं थी जो इसने चलाई तो बहुत दिमाग से, लेकिन सारी विफल हो गई। उन जो योजनाएं उनकी वजह से ये विवाद में रहता था, और इस वजह से ही इसे बुद्धिमान मूर्ख भी कहा जाता है और ये सब कहा जाता है। तो सबसे पहली इसकी योजना थी राजधानी परिवर्तन। इसने राजधानी जो थी वो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी। देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में था, और उसका नाम दौलताबाद रखा। अब इसके बारे में इसने क्यों वहां ट्रांसफर किया अपनी राजधानी को, उसके 2 मत हैं। तो जो बर्नी है वो तो कहता है कि देवगिरी जो था वो साम्राज्य के केंद्र में था, पूरे साम्राज्य के बीच में आता था, और इस वजह से प्रशासन की दृष्टि से उसमें सरलता हो, इसकी दृष्टि से उसने वहां पे अपनी जो राजधानी है स्थानांतरित की। परंतु
जो इब्ने बतूता की रहेला रचना है उसने लिखा है कि दिल्ली वासी जो थे वो सुल्तान को अक्सर गाली भरे पत्र लिखते थे और महल में भेजते थे, और उसको बहुत गुस्सा आता था दिल्ली वालों पे। दिल्ली वाले आज तक ऐसे ही हैं वैसे। तो उन्हें वो पत्र में गालियां लिख के भेजते थे मोहम्मद बिन तुगलक को। तो उन्हें सजा देने के लिए उसने राजधानी स्थानांतरित की, और ये योजना उसकी बहुत बुरी तरह विफल हो गई। वो कहीं भी प्रशासन ठीक से नहीं चला पाया और उसे रद्द करनी पड़ी, और फिर से दिल्ली राजधानी उसे बनानी पड़ी। दूसरी असफल योजना जो थी इसकी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन था। सांकेतिक मुद्रा जो थी कि पहले चांदी का टंका चलता था और तांबे का जीतल चलता था, उनके स्थान पे इसने कहा, अभी तक इसमें तो खैर विवाद है कि वो किस चीज का बना हुआ था, कि चूंकि बर्नी कहता है कि तांबे का था, जबकि फरिश्ता पीतल या कांसे का बताते हैं, जो सिक्का उसने सांकेतिक बनाया। उन दिनों चांदी का सिक्का जो चलता था वो टंका था, और तांबे का जीतल चलता था। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांदी का अभाव उस वक्त हो रहा था। तो उसे बचाने के लिए, उसे रिप्लेस करने के लिए कि भाई जो दूसरी धातु का कोई भी सिक्का उसने चलाया, कीमत उसकी उतनी ही रखी। परंतु ये जो उसकी स्कीम थी वो फेल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक से पहले चीन के कुबलई खां और ईरान के गयावातु खां के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाई जा चुकी थी, और इसमें कुबलई खां की जो योजना थी वो सफल रही थी। कुबलई खां ने कागज की मुद्रा चलाई थी, और सांकेतिक जो मुद्रा थी वो चाउ कहलाती थी। टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा निर्माताओं का राजकुमार तथा ब्राउन ने उसे इतिहास का सबसे बड़ा चालाक राजा कहा है। अच्छा, एक और योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो खुरासान क्षेत्र था, अफगानिस्तान का क्षेत्र, उसमें विजय अभियान की योजना बनाई। और ये भी इनकी समय से पहले, क्योंकि वहां पे विद्रोह चल रहा था और वहां ये जाके कब्जा करना चाहते थे, और वहां से पहले ही वहां सुलह हो गई और इनकी ये योजना भी बेकार हो गई। एक इनकी योजना थी कराचिल अभियान 1333 से 1334 में, और जिसका उद्देश्य था उन पहाड़ी राज्यों को कराचिल के अपनी अधीनता में लाना, जहां पे अधिकांश इनके विरोधी थे जो वो शरण लिए हुए थे, और इस वजह से जो सीमावर्ती क्षेत्र था वो असुरक्षित हो गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार कराचिल कुल्लू और कांगड़ा के बीच का क्षेत्र था, जबकि अन्य विद्वानों के अनुसार गढ़वाल और कुमायूं के बीच का। सही समय का चयन ना होने के अनुसार वो गलत समय पे वहां पे गए, और इतनी ठंड की वजह से इनके सैनिक मर गए, और रहे सहे जो थे सैनिक वो प्लेग के कारण वहां पे मारे गए। तो ये योजना भी असफल हो गई। एक योजना थी इनकी अंतिम, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है दोआब का, जहां जो कि सबसे उपजाऊ जमीन थी, वहां पे इन्होंने कर वृद्धि करी, और जिस साल कर वृद्धि की उसी साल वहां सूखा पड़ गया और अकाल पड़ गया, और जो किसान और जमींदार थे उन्होंने इनका खूब विरोध किया। तो सुल्तान की ये योजना भी असफल हो गई। और इसके बाद ठट्टा एक स्थल है, वहां पे एक विद्रोह का दमन के दौरान ये गए और वहां पे बीमार पड़ गए, और यहाँ 20 मार्च 1351 में इनकी मृत्यु हो गई। और भी कई सारे जो काम इन्होंने किए थे वो बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। वो ये थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने, बीज और हल खरीदने के लिए ऋण प्रदान करना प्रारंभ किया। कृषि विभाग दीवाने अमीर को ही स्थापित किया। इनके समय में जो लगान का रेट था वो 1/2 था, यानी 50%।
शेख निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे का निर्माण इसने करवाया। अपने सिक्कों पर अपने पिता तथा मिस्र के खलीफा का नाम अंकित कराया। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आएंगे, उनके बारे में जानेंगे। 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का काल रहा। तो अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे अगला।